In today's video, we will going to discuss the theory of historical materialism, which is a major contribution from the side of Karl Marx and Engels. Basically, Karl Marx and Engels collaborated and presented the theory of historical materialism. Historical materialism को materialistic interpretation of history के नाम से भी जाना जाता है. Basically, इसमें historical development को define किया जा रहा है और उस development का base materialism को करार दिया जा रहा है. यहाँ कह सकते हैं economic sector को करार दिया जा रहा है. कहते हैं कि economic sector की society के अंदर, history के अंदर और जैसे कि world के अंदर changes का बायस है. यानी कि society के कोई भी system है वो develop करने में सबसे ज़्यादा important होता है उसकी materialistic aspect करते हैं या उसकी economic sector करता है. ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है और बेसिकली ये जो आइडिया है वो कार्ल मार्क्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था बेसिकली आउट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ईगल फिलॉसफी. ईगल ने जो डायलेक्टिक आइडिया है वो अपनी आइडियलिज्म के आइडिया पे अप्लाई किया था, लेकिन जो कार्ल मार्क्स ने उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉन्ट्रडिक्शन असल में अगर हमारे मेंटल प्रोसेस के अंदर नहीं होती बल्कि असल में ये रियल वर्ल्ड के अंदर अगर होती है, यानी कि सोसाइटी की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो क्लासेस एग्जिस्ट कर रही हैं उनके दरमियान जो कॉन्ट्रडिक्शन अगर होती है तब जाके सोसाइटी के अंदर चेंजेस आती हैं और इसी को कहते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म. बेसिकली उन्होंने डायलेक्टिक आइडियाज को अप्लाई किया था ऑन द मटेरियल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड वो वर्ल्ड है जिसके अंदर लोग अपने लाइवलीहुड को सिक्योर करते हैं. नॉट ओनली दैट बट ये मटेरियल थिंग्स को भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. तो ये मटेरियल वर्ल्ड है. असल में कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड के अंदर जब कॉन्ट्रडिक्शंस अगर होती हैं तब जाके चेंज आता है और सोसाइटी डेवलप करती है. आइडियाज के अंदर चेंजेस और कॉन्ट्रडिक्शन से कभी भी चेंज नहीं आता, ना ही आइडियाज में किसी किस्म के कॉन्ट्रडिक्शन अगर होते हैं. असल में रियल वर्ल्ड में अगर होते हैं कॉन्ट्रडिक्शंस और जब दो क्लासेस आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं तो वो न्यू एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डेवलप करती है और इस तरह से सोसाइटी की शेप और चेंज होती है. सिंपल सा एक कांसेप्ट उन्होंने प्रेजेंट किया लेकिन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ईगल. बेसिकली वो इस थ्योरी के अंदर ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो हमारे हिस्टोरिकल फिनोमेना को डिटरमाइन करते हैं. यानी कि जो हिस्टोरिकल चेंज हुआ है या जो हिस्ट्री में सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था उस सब की डिटरमिनेशन इकोनॉमिक कंडीशन से ही होती है. ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं जो एवोल्यूशन है वो भी इकोनॉमिक फोर्सेस से ही अगर होता है. तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली जो हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, बेसिकली इकोनॉमिक फोर्सेस से अगर हो रही हैं. आपकी इकोनॉमिक फोर्सेस ही हैं, यानी कि मुख्य सेक्टर है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का वो सेक्टर जो कि अपनी पूरी सोसाइटी के अंदर ना सिर्फ चेंज लेकर आ रहा है बल्कि एट द सेम टाइम वहाँ चेंज एवोल्यूशन की सूरत में भी हो सकता है और रेवोल्यूशन की सूरत में भी हो सकता है. बेसिकली उनका ये एसेंशियल एस्पेक्ट भी है कुछ इस थ्योरी से एसोसिएटेड, आपको ये रिमेंबर रखने हैं जब भी आप इसको डिफाइन करना है. सबसे पहला इंपॉर्टेंट एसेंशियल एस्पेक्ट ये कि मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट और आइडियलिज्म आर सेकेंडरी. सिंपल आइडिया ये जो कि ऑपोजिट है ईगल के. ईगल ने बिल्कुल इसके ऑपोजिट बात की थी, लेकिन कार्ल मार्क्स का ये आइडिया था कि जो मटेरियल एस्पेक्ट है वो हमारे प्राइमरी होते हैं जबकि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट क्या कहते हैं आइडियलिज्म सेकेंडरी. के अकॉर्डिंगली हमारी मटेरियल नीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमारी हंगर की नीड, हमारी शेल्टर की नीड, हमारी फूड की अटेनमेंट की नीड, हमारी नॉट ओनली दैट बट एट द सेम टाइम क्लोथिंग की नीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब तक हमारी ये नीड्स पूरी नहीं होगी हम किसी और चीज को सोच ही नहीं सकते. तो सबसे पहले हमारे अंदर जो है जो नीड्स का फैक्टर पाया जाता है वो हमारी मटेरियल नीड्स होती है जिसको हम पूरा करते हैं तब जाके वो स्पिरिचुअल नीड्स और आइडियलिज्म की बात आती है. तो वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी का प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, हमारी मटेरियल वर्ल्ड होती है, जबकि हमारी जो स्पिरिचुअल और आइडियलिज्म है वो सेकेंडरी है, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है. ईगल ने इसके ऑपोजिट बात की. उसने कहा आइडियलिज्म प्राइमरी है, पहले हमारे आइडियाज में चेंज आता है तब जाके सोसाइटी में चेंज या भी कैसे डेवलपमेंट का बायस बनता है. लेकिन कार्ल मार्क्स इस चीज को नहीं मानते. कहते हैं कि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, नॉट बिकॉज़ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. इस बेस पे उन्होंने एक पूरी कोट भी दी है. सिंपल सी बात है, वो कहते हैं कि इट्स नॉट सो कॉन्शियसनेस ऑफ मैन that determine his existence but his existence that determine his consciousness. ठीक है, तो सिंपल सा इन्होंने एक आइडिया प्रेजेंट किया कि इंसान की जो कॉन्शियसनेस है वो उसकी एग्जिस्टेंस को डिटरमाइन नहीं करता बल्कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है उसकी कॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करती है. ठीक है, फिर अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फॉर्म एंड स्ट्रक्चर सोसाइटी का वो बहुत डिटरमाइन करता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है. ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ना वो सोसाइटी की हर कंडीशन को डिटरमाइन कर रहा है. सोसाइटी ने किस फॉर्म का होना है, सोसाइटी क्या फ्यूडल होगी, क्या सोसाइटी कैपिटलिस्ट होगी, क्या सोसाइटी हम कह सकते हैं एंशिएंट होगी, स्लेव ट्रेडिशन को कंटेन करेगी. अच्छा, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स होगा या सिंपल होगा, इन तमाम चीजों को डिटरमाइन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही करता है. Another important thing is that the economic जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंस्टिट्यूट करता है बेसिस ऑन व्हिच द सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, मॉरल, एजुकेशनल एंड लीगल इज बिल्ट. बेसिकली हमारे जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है वो ही तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए बेस भी प्रोवाइड कर रहा है. विदाउट दीस इंस्टीट्यूशन देयर वुड बी नो पॉलिटिकल, रिलीजियस, मॉरल, एजुकेशनल और लीगल इंस्टीट्यूशन. तो हमें बेस कौन प्रोवाइड करे, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. और इसी बेस पे उसने इकोनॉमी को इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया जबकि बाकी इंस्टीट्यूशंस को उसने सुपरस्ट्रक्चर का नाम दिया. यानी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे सुपरस्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहा है. सुपरस्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फ्लिक्ट हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अगर होता है जो कि डेवलपमेंट को लीड करता है. दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट आइडिया कि जो असल में हमारी सोसाइटी में डेवलपमेंट आती है ना वो इसीलिए आती है बिकॉज असल में जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है या इकोनॉमिक वी कैन से कि इंस्टीट्यूशन है जहाँ क्लासेस मौजूद होती हैं उन क्लासेस के कॉन्ट्रडिक्शन से एक न्यू सिस्टम डेवलप होता है और ये डेवलपमेंट का बायस बनता है. लास्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन रिगार्ड टू डायलेक्टिक मटेरियलिज्म इज दैट इकोनॉमिक कंडीशन डिटरमाइन करती है सोसाइटी की टोटल कंडीशन. सोसाइटी ने किस फॉर्म का होना है, सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस कैसे फंक्शन करना चाहिए, सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए, सोसाइटी की टोटल कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीजों को डिटरमाइन करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किरदार क्या करता है, इकोनॉमिक कंडीशन ही करते हैं. ठीक है, तो ये चीजें याद रखिए आपने, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से एसोसिएटेड है. अब इन्हीं चीजों को डिफाइन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं. मैं कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली कि हमारी सोसाइटी के जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है ना वो ही हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है. और उसने कहा इस बेस पे मुख्तलिफ किस्म के आपको इकोनॉमिक हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हैं या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो हैं आपकी सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर रहे हैं. तो कहते हैं कि जहां प्रिमिटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है वो प्रिमिटिव सोसाइटीज को क्रिएट करता है. प्रिमिटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जो कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है, जिसमें कोई क्लास नहीं होती, किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती. मोस्टली हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी की आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं. यानी कि वो सोसाइटीज है जहाँ हर कोई इक्वली शेयर कर रहा है सब कुछ और देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, नो सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी. हर कोई इक्वल पोजीशन रखता है, हर एक की अपनी स्पेसिफिक गोल्स हैं जो वो प्ले कर रहे हैं और इस तरह से सोसाइटी का सिस्टम चल रहा है. मोस्टली हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी का. अब कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज में असल में कंफ्लिक्ट अगर हुआ उस वक्त जब दो डिफरेंट ग्रुप्स जो है एक सिंगल पे पे लड़ने लग गए
और इनमें ये कंफ्लिक्ट का इस हद तक बढ़ गया कि एक ने दूसरे को सबऑर्डिनेट बना लिया और एक डोमिनेट करने लग गया, और इस तरह से एक नया सिस्टम इमर्ज हुआ विच इज कॉल्ड द एंशिएंट सोसाइटी विद द एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एंशिएंट सोसाइटीज वो सोसाइटीज हैं जिसके अंदर स्लेवरी को प्रैक्टिस किया जाता था। अब चूंकि एक ग्रुप ने दूसरे को डोमिनेट कर लिया तो अब उन्होंने जो वी कैन से कि सबऑर्डिनेटिंग ग्रुप है उसे स्लेव बना लिया, और इस तरह से उनसे मुख्तलिफ किस्म के काम लिए गए और उन्हें अपनी मर्जी से जो है क्या नाम है मैनिपुलेट किया गया, उनको अपनी मर्जी से यूज किया गया, और इन स्लेव्स को कोई राइट नहीं मिले, बल्कि इनकी लाइफ जो है बड़ी मिजरेबल बना दी गई। इनको मुख्तलिफ किस्म की ह्यूज हम कह सकते हैं बिल्डिंग्स और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाने लगा। आप इजिप्ट में पिरामिड्स की एग्जांपल देख सकते हैं। फिर वक्त गुजरता गया और जो ये स्लेवरी सिस्टम है उसके ऊपर क्वेश्चन होने लग गया, इंटरनेशनल मूवमेंट्स होने लग गई, और स्लेवरी राइट जो हम कह सकते हैं सिस्टम है उसको इलीगल करार दिया जाने लगा। उसको किसी ज़माने में एक नेचुरल सिस्टम करार दिया जाता था, फिर उसे बोला गया नहीं ये ह्यूमन क्रिएटेड सिस्टम, इसको मैनेज हो जाना चाहिए, हर इंसान की इक्वल हैसियत होती है। मुख्तलिफ किस्म के कन्वेंशन आए और वी कैन से कि मुख्तलिफ किस्म की जो है हम कह सकते हैं इन स्लेव्स के राइट्स के लिए जो है मूवमेंट्स डेवलप होने लगी, और इस तरह से ये जो स्लेवरी सिस्टम था वो वैनिश हुआ, और उसके बाद एक न्यू सोसाइटी इमर्ज हुई जिसमें फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन एग्जिस्ट कर रहे थे। बेसिकली फ्यूडल मोड ऑफ प्रोडक्शन है फ्यूडल सोसाइटी को क्रिएट किया, जहाँ एक लैंड ओनर एग्जिस्ट करता था और इनके अंडर जो है क्या नाम है पीजर्स काम करते थे, लेकिन इनकी भी कंडीशन बड़ी वर्स थी, और ये भी क्लास वाली सोसाइटीज थी जिसमें एक सोसाइटी जो है ओन करिए लैंड्स को तो दूसरी सोसाइटी के पास कुछ भी खास नहीं है। दे जस्ट मेक एस टॉयल ऑन द लैंड एंड इवेंचुअली उनको जो है सिर्फ प्रोटेक्शन और फूड की जरूरियात उनकी पूरी की जाती थी फ्रॉम द फ्यूडल लॉर्ड्स। फिर वही बात हुई कि इनके जो है क्या नाम है कॉन्ट्रडिक्शन से एक न्यू सिस्टम इमर्ज हुआ। सिटी के अंदर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर इमर्ज होने लग गया, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन आने लग गया जिससे कैपिटलिस्ट सोसाइटीज डेवलप हुई, या एक नया इंस्टीट्यूशन इमर्ज हुआ कैपिटलिज्म का, और मोस्ट ऑफली जिसके अंदर कैपिटलिस्ट जो कि ओन करें मींस ऑफ प्रोडक्शन और जो वर्कर हैं वो इमर्ज हुए। और अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स ये वो वी कैन से कि सोसाइटी जिसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही हाई लेवल की है, और वो कहते हैं कि इस सोसाइटी के अंदर इस हद तक एक्सप्लॉयटेशन है कि दिन ब दिन जो हम कह सकते हैं वर्कर हैं उनकी कंडीशन मिजरेबल से मिजरेबल होती जा रही है। और इसी चीज को प्रिडिक्ट करते हुए कार्ल मार्क्स ने बोला था कि एक ऐसा भी जमाना आएगा जब आपके जो वर्कर्स हैं उनके अंदर क्लास कॉन्शियसनेस आने लग जाएगी, और वो इस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर सर नहीं झुकाएंगे बल्कि वो इसको रेजिस्ट करेंगे, और इस रेजिस्टेंस की सूरत में नई मूवमेंट्स इमर्ज होंगी, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, और एक न्यू सिस्टम इमर्ज होगा जो कि सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन को लीड करेगा, और इस तरह से एक कम्युनिस्ट सोसाइटी डेवलप होगी। अब कम्युनिस्ट सोसाइटीज वो सोसाइटीज है जो कि क्लास में सोसाइटीज है, इसमें अब कोई क्लास नहीं, ठीक है। अब वो सिस्टम मुकम्मल तौर पर वैनिश हो जाएगा कि क्लासेस बने या कॉन्ट्रडिक्शन अगर हो, बल्कि अब ये हो जाएगा कि एक सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होगा जहाँ की सोशली हर कोई हर चीज ओन करेगा, और जो जितना मेहनत करेगा उसको उतना ही मिलेगा। तो वो कहता है कि ये सबसे ज्यादा एडवांस सोसाइटी है, यानी कि प्रिमिटिव से एंशिएंट से फ्यूडल और कैपिटलिस्ट सोसाइटी से मूव होते हुए ह्यूमन सोसाइटी जो है अपनी डेवलपमेंट के हवाले से कम्युनिस्ट सोसाइटी में जाएगी, और ये कम्युनिस्ट सोसाइटी ऐसी सोसाइटी थी जो कि सबसे एडवांस होगी, जैसा ना ही किसी भी कैसे कि ह्यूमन को ओन किया जाएगा, ना ही कोई लैंड ओनरशिप का कंसेप्ट होगा, ना ही किसी किस्म का हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओनरशिप पे कोई चीज बेस्ड होगी, बल्कि इसमें हर चीज स्टेट ओन करेगी और हर एक ग्रुप्स की इक्वल ड्यू राइट्स मिले करेंगी। तो कहता है कि ये तमाम जो चेंजेस अगर होंगे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में वो इसलिए अगर होते हैं बिकॉज दी मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होती है, और इसी चीज को डिफाइन किया उन्होंने अपने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में। एक सिंपल सा आइडिया था जो कि इन्होंने डिफाइन किया। हमने आज की वीडियो में इनकी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के आइडिया को थोड़ा सा डिफाइन किया, नॉट ओनली दैट बल्कि उनके एसेंशियल एस्पेक्ट्स को डील किया, और इवन इंडियन टाइप की सोसाइटीज को डिफाइन किया कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट एग्जिस्ट करते हैं आउट ऑफ द मोड ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।